हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है महाकवि कालिदास। ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार से लिया गया है। इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं और उनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं जिनमें महाकाव्य और नाटक प्रमुख हैं, उनकी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही महाकवि कालिदास के साहित्य के क्षेत्र में योगदान और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर महाकवि कालिदास के जीवन परिचय की बात करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि उनके द्वारा इतनी रचनाएं की गई हैं, इतने खंड काव्य, महाकाव्य और साथ ही नाटकों की रचना की गई है, लेकिन उनकी स्वयं की जीवनी के बारे में या उनके जीवन के बारे में जानकारी जो है वो नहीं प्राप्त होती है या कहीं लिखा नहीं गया है। तो विद्वानों द्वारा जो है अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि कालिदास जो हैं उज्जैन के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार से थे और साथ ही शैव मत को मानने वाले थे, यानी शिव की आराधना करने वाले थे। ये अंदाज़ा लगाया गया है, क्लियरली नहीं पता है कि उनके जीवन के बारे में। तो साथ ही कालिदास जो हैं उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में पुनर्जागरण काल के दौरान अंग्रेजी भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार हुए थे शेक्सपियर, और उनकी जो रचनाएं हैं वो कालजयी मानी जाती हैं और क्लासिकल मानी जाती हैं। उसी तरीके से भारत में संस्कृत भाषा के जितने भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनमें कालिदास की रचनाएं जो हैं क्लासिकल मानी जाती हैं, इसीलिए उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश के शेक्सपियर थे, इंग्लैंड में जो शेक्सपियर हुए हैं। कालिदास के बारे में उनका जन्म कब हुआ या किस समय वो हुए भारत में, उसके बारे में भी विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद पाया जाता है। उनका जो है संबंध विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य से माना जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनके नाटकों में विक्रम शब्द का प्रयोग, साथ ही उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया विक्रमोर्वशीय, तो इसी वजह से उनका संबंध जो है राजा विक्रमादित्य के साथ माना जाता है। अब इतिहास में विक्रमादित्य भी कई हुए हैं। कुछ एक मत के अनुसार ये माना जाता है कि कालिदास जो हैं महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे। वो महाराजा विक्रमादित्य जिनके द्वारा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। अगर इस मत को मान लिया जाए तो कालिदास जो हैं पहली सदी ईसा पूर्व में हुए, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि कालिदास जो हैं गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो उनके समय में ये हुए। और अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इस मत को स्वीकार किया जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस, कारण दिए जाते हैं। कुछ का ये मानना है कि कालिदास ने जैसे कुमार संभव नामक जो काव्य महाकाव्य था उसकी रचना की, वो शायद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी। हमें बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम भी कुमार गुप्त था, तो संभवतः उनके जन्म के उपलक्ष्य में कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई। साथ ही कालिदास का जो महाकाव्य है रघुवंश, रघुवंश में राजा रघु की जो दिग्विजय है उसका वर्णन किया गया है। वो लगभग वैसी ही प्रतीत होती है जैसी गुप्त काल में समुद्रगुप्त की जो विजय यात्रा थी, उससे उसका संबंध बहुत करीबी दिखाई देता है। तो संभवतः वहाँ से प्रेरणा लेकर के और उसने रघुवंश की रचना की हो। साथ ही जो रघुवंश है उसमें हूण जाति का उल्लेख हुआ है, और हूण जो है गुप्त काल के लगभग भारत में आए थे, तो इसी वजह से भी उनका संबंध जो है गुप्त काल से जोड़ा जाता है। इन सभी रीजंस को अगर देखें तो अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने इस मत को स्वीकार किया है कि जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुए। कालिदास की अगर रचनाओं की बात की जाए तो दो तरह की रचनाएं प्रमुख हैं। इसमें उन्होंने काव्य, महाकाव्य और खंडकाव्य लिखे हैं। महाकाव्यों में
ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और खंड काव्य में मेघदूत उनका प्रसिद्ध महाकाव्य उनके द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन कालिदास की जो प्रसिद्धि है वो उनके नाटकों को लेकर के ज़्यादा है, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे विश्व में बहुत ही सराहा जाता है और एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन या अनुवाद जो है विश्व की विभिन्न भाषाओं में किया गया है, इसी से इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। तो कालिदास के द्वारा ये 4 काव्य लिखे गए और 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये वो रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने और भी बहुत सी रचनाएं लिखी होंगी, लेकिन उनके बारे में हमारी जो जानकारी है बहुत सीमित है। अगर ऋतुसंहार की बात करें तो ऋतुसंहार जो है एक गीति काव्य है और इसके अंदर 6 सर्ग हैं, यानी 6 भाग हैं। और इन सर्गों में 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन इन सर्गों में किया गया है। ऋतुसंहार जो है उसे कालिदास की पहली रचना माना जाता है। रीज़न ये है कि ऐसा माना जाता है कि ऋतुसंहार में कालिदास ने जो भावनाओं को व्यक्त किया है और भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो इतना परिष्कृत और इतना विकसित नहीं दिखाई देता जितना उनकी आगे आने वाली रचनाओं में दिखाई देता है। यानी उनकी भाषा शैली का प्रारंभिक स्वरूप ऋतुसंहार में देखा जा सकता है, इसीलिए ये उनकी पहली रचना मानी जाती है। फिर आता है कुमार संभव। कुमार संभव ये जो महाकाव्य है इसमें 17 सर्ग हैं। कालिदास का ये भी उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है, उनके द्वारा लिखा गया। कालिदास द्वारा इसकी जो विषय वस्तु है वो शिव पुराण, विष्णु पुराण जैसे जो ग्रंथ हैं वहाँ से ली है और कालिदास ने स्वयं की कल्पनाओं को सम्मिश्रित करके उन जटिल सी पौराणिक घटनाओं को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत किया है और एक लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया है। इस कुमार संभव ये जो रचना है इसके अंदर हिमालय का बहुत ही सौंदर्यपूर्ण वर्णन दिखाई देता है, साथ ही बसंत ऋतु और वनों की अनुपम सौंदर्य और प्राकृतिक छटा का वर्णन इनमें दिखाई देता है। शिव की समाधि, शिव के द्वारा जो कामदेव का दहन किया गया था उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। पार्वती के द्वारा शिव की प्राप्ति या शिव से विवाह के लिए की गई तपस्या, फिर शिव और पार्वती के विवाह और उनके विवाह उपरांत कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन भी कुमार संभव में किया गया है। आगे चल कर के इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति नियुक्त होते हैं और तारकासुर जो राक्षस था उसका वध करते हैं। तो ये जो कहानी है मेनली शिव पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनकी जो जीवन की जो कुछ घटनाएं थी महत्वपूर्ण उनके बारे में वर्णन करती है या प्रकाश डालता है ये महाकाव्य। फिर है रघुवंश। रघुवंश का जो मूल स्रोत मानते हैं वो है वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई, वहाँ से इसका विषय लिया गया। रामायण में जो राम थे, राम का जो वंश था रघुवंश कहा जाता है क्योंकि उसमें रघु शासक हुए थे। इनके जो प्रारंभिक शासक थे उन्हें दिलीप कहा जाता है, फिर रघु, अज, दशरथ, राम, लवकुश, ये जितने भी रघुवंश में शासक हुए ये सूर्यवंशी वंश माना जाता है। इसमें दिलीप से लेकर के राम और राम के आगे जितने वंशज हुए लगभग 29 राजाओं की जीवन की घटनाओं का वर्णन रघुवंश में किया गया है। रघुवंश में रघुवंश की परंपरा और राम के जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, इंदुमती की एक कोमल फूलों की माला गिरने की वजह से हुई उनकी मृत्यु और पुष्पक विमान के द्वारा राम सीता का वापस अयोध्या लौटना और लौटते हुए जो मार्ग था उसका सुंदर मनोरम वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। फिर आता है मेघदूत। मेघदूत एक महाकाव्य है और ये इसमें 2 खंड हैं।
पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ, इसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा श्लोक इस मेघदूत में हैं। इसमें एक यक्ष का वर्णन किया गया है जिसे अलकापुरी के राजा कुबेर के द्वारा वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। और ये जो यक्ष है रामगिरी पर्वत पर जाकर के रहने लग जाता है, जबकि उसकी पत्नी जो है वो अलकापुरी में होती है। तो वर्षा ऋतु के समय किसी मेघ को देख कर के वो अपनी पत्नी के लिए कोई विरह संदेश भेजते हैं, मेघ के माध्यम से वो यक्ष भेजता है। तो रामगिरी पर्वत से लेकर के और अलकापुरी तक का मार्ग मेघ को बताता है, यक्ष अपना संदेश भेजने के लिए। तो वो जो मार्ग है उसका पूरा का पूरा चित्रण किया गया है बहुत ही मनोरम और सुंदर मेघदूत के अंदर। ये थे कालिदास के महाकाव्य। अब उनके नाटकों की अगर बात करें तो सबसे पहले विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये जो नाटक है, इसकी जो मूल कथा है वो उसका वर्णन या कहेंगे कि ऋग्वेद में भी दिखाई देता है, शतपथ ब्राह्मण में भी है और मत्स्य पुराण में भी पुरुरवा और उर्वशी इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यही पुरुरवा और उर्वशी ये दोनों विक्रमोर्वशीयम नाटक के नायक और नायिका हैं। इस विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुरवा जो है स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम की कथा इसके अंदर दिखाई गई है। इसमें पुरुरवा को देवलोक की इस अप्सरा से प्रेम होता है और किसी निषिद्ध क्षेत्र में जाने की वजह से अप्सरा उर्वशी जो है वो एक बेल बन जाती है, लता बन जाती है। और पुरुरवा जो है उनके विरह का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और उसके पश्चात एक मणि के द्वारा उर्वशी पुनः अपने असली रूप में वापस आ जाती है और दोनों का पुनर्मिलन होता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, उनका मिलना, संयोग, फिर उनका विरह और फिर वापस से पुनर्मिलन, इन घटनाओं का वर्णन इस नाटक में कालिदास के द्वारा बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर है मालविकाग्निमित्रम। ये एक अर्ध ऐतिहासिक नाटक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ पात्र जो हैं वो इतिहास से लिए गए हैं, वाकई में हुए हैं। जैसे शुंग वंश के राजा अग्निमित्र इस नाटक के नायक हैं और उनकी रानी इरावती की जो दासी थी मालविका, वो इसकी नायिका है। तो इस नाटक में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र और उनकी रानी की दासी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविका जो है एक राजकुमारी होती है जिसका पता बाद में चलता है। और जब इस तथ्य का पता चलता है तो मालविका और अग्निमित्र का विवाह हो जाता है। इससे पहले रानी इरावती जो है इसका पता चलने पर मालविका को कारावास में बंद करवा देती है, लेकिन अंत में हैप्पी एंडिंग होती है अग्निमित्र और मालविका के विवाह के साथ में। इसके अंदर जो संवाद लिखे गए हैं बहुत ही आकर्षक हैं और हृदय को छू लेने वाले कहे जाते हैं। कालिदास के जितने भी नाटक लिखे गए हैं या उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन सब में अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध है। इसका बहुत सी भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में ट्रांसलेशन या अनुवाद किया गया है। इस नाटक की कथा जो है महाभारत से ली गई है और इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री यानी एडॉप्टेड जिसको कह सकते हैं, यानी पाल करके बड़ा किया, तो पालिता पुत्री शकुंतला, इन दोनों के प्रेम, उनके वियोग और उनके पुनर्मिलन की कथा का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। इसमें दिखाया गया है किस तरीके से शकुंतला और दुष्यंत जो हैं वो उनका एक दूसरे के प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न होता है। फिर दोनों जो हैं गांधर्व विवाह करते हैं और ऋषि कण्व जो हैं इसके बाद गंधर्व विवाह करने के बाद दुष्यंत हस्तिनापुर लौट जाते हैं और बाद में कण्व जो है शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए रवाना करते हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को हस्तिनापुर में पहचान नहीं पाते और बाद में जाकर के एक अंगूठी मिलने की वजह से दुष्यंत को जो है शकुंतला की याद वापस से आ जाती है और बाद में अपने पुत्र भरत और शकुंतला से दुष्यंत का मिलन होता है।
ये जो नाटक है इसके अंदर श्रृंगार और करुणा रस का बहुत ही सुंदर प्रयोग कालिदास के द्वारा किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका प्रेम होता है, दोनों का मिलन होता है और गांधर्व विवाह, इनमें श्रृंगार रस रस का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। और साथ ही जैसे कण्व ऋषि जब शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए रवाना करते हैं तो अ, उनके उनकी जो रवाना करते हुए उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए करुण रस का निष्पादन बहुत ही अच्छे ढंग से अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। तो ये कुछ रचनाएं थी जो कालिदास की आज भी प्रसिद्धि और संस्कृत भाषा में उनके योगदान को दिखाती हैं। कालिदास के साहित्य की विशेषताएं। कालिदास के साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो उनकी जो भाषा शैली है बहुत ही परिष्कृत है। उनके द्वारा सुंदर वाक्य विन्यास का प्रयोग किया गया है, माधुर्यपूर्ण भाषा का प्रयोग, यानी भाषा जो है बहुत मधुर है, बहुत सरल लालित्यपूर्ण दिखाई देती है। और साथ ही भावों के अनुकूल शब्दों का चयन किया गया और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कालिदास के द्वारा अपने रचनाओं में नहीं किया गया। तो भाषा जो है बहुत प्रभावमयी है। कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में रूपक और उपमाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। हालांकि अन्य अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन रूपक और उपमा अलंकार के लिए इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कालिदास के द्वारा जितनी भी जड़ वस्तुएं भी दिखाई देती हैं प्रकृति में, उन सभी में उनका मानवीयकरण किया गया है और बहुत मनोरम उनका वर्णन हुआ है। जैसे गंगा की जो लहरें हैं वो कलकल करती हुई दिखाई गई हैं, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, पपीहे की पुकार, कोयल की कूक, मयूर का नृत्य, इन सभी उपमाओं में कालिदास जो है उन्होंने एक नवीन जीवंत भावना जो है वो दर्शाई है। कालिदास जो है उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर मनोरम वर्णन किया है। साथ ही नारी सौंदर्य का भी वर्णन उनके द्वारा बहुत ही मनमोहक रूप से किया गया है। जैसे कुमार संभव में कालिदास ने पार्वती के सौंदर्य का पूरा वर्णन किया है, नख से लेकर के शिख तक। और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन भी बहुत ही मनोरम और मनमोहक ढंग से किया गया है। कालिदास जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के हृदय की जो कोमल भावनाएं होती हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनका वर्णन बहुत ही स्पष्ट और सुंदर ढंग से किया है और बहुत ही सजीव चित्रण उनके द्वारा किया गया है। चाहे वो दुख की भावना हो, शोक की भावना हो, या प्रेम की भावना हो, या विरह का दुख हो, इन सब का वर्णन जो है बहुत ही सजीवता के साथ उनके द्वारा किया गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जितने भी कवि हुए, जितने भी लेखक हुए, उनकी रचनाओं को कालिदास ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। संस्कृत साहित्य में उनका योगदान अप्रतिम माना जा सकता है और उनकी जो रचनाएं हैं वो आने वाले समय में विभिन्न लेखकों और कवियों के लिए विषय बनी, यानी वहाँ से बहुत से विषय लेकर के उन्होंने अपनी स्वयं की रचनाएं लिखी। इसीलिए कालिदास की रचनाएं क्लासिक मानी जाती हैं।